नमस्ते दोस्तों। पिछले दिनों मेरी एक वीडियो पर हमारे एक सब्सक्राइबर ने बहुत ही भावुक कमेंट किया था। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, एक चुनौती दी कि राजेश भाई, क्या आप समाज में फैल रही इस नफरत को कम करने या खत्म करने के लिए कोई कहानी बना सकते हैं। दोस्त, आपकी उसी बात को दिल से लगाते हुए मैंने आज की ये कहानी तैयार की है। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हम सबके लिए एक आईना है। आज हम बात करेंगे अमनगंज के पंडित दीनानाथ और अख्तर मियां की, जिनकी 60 साल पुरानी दोस्ती को व्हाट्सएप की एक फेक अफवाह ने नफरत की आग में झोंक दिया। लेकिन जब उस रात पूरे मोहल्ले में आग लगी, तब जो हुआ उसने इंसानियत की एक नई मिसाल पेश कर दी। शहर की हलचल से दूर एक पुराना मोहल्ला था, अमनगंज। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सा सुकून था। गलियां इतनी तंग थीं कि पड़ोसी के घर में छौंक लगे तो दूसरे के घर में छींक आ जाती थी। यहाँ मजहब की दीवारें कच्ची थीं और इंसानियत की नींव पक्की। इसी मोहल्ले के दिल में 2 मकान थे, एक पर पीला रंग था और दूसरे पर हल्का हरा। पीले घर में रहते थे पंडित दीनानाथ जी। रेलवे में गार्ड की नौकरी से रिटायर हुए दीनानाथ जी का अनुशासन आज भी वैसा ही था। सुबह 5:30 बजे उठना, तांबे के लोटे में पानी पीना और फिर नीम की टहनी तोड़कर दातुन करना। हरे घर में थे अख्तर मियां। उनकी अख्तर वॉच रिपेयरिंग की छोटी सी दुकान शहर के चौक पर मशहूर थी। कहते थे कि अख्तर मियां बंद पड़ी घड़ी की नब्ज पकड़कर बता देते थे कि उसे क्या बीमारी है। सालों से ये सिलसिला चला आ रहा था। दीनानाथ जी जब दातुन करते तो सामने वाले घर की खिड़की खुलती। अख्तर मियां हाथ में सिगरेट या चाय का प्याला लेकर बाहर झांक। पंडित जी, आज फिर उस कड़वी दातुन से कुश्ती लड़ रहे हैं? कभी हमारे हाथ की इलायची वाली चाय पीकर देखिए, कड़वाहट दूर हो जाएगी। अख्तर मियां हंसकर कहते। दीनानाथ जी मूंछों पर ताव देते हुए जवाब देते, अम्मा मियां, तुम्हारी चाय में शक्कर इतनी होती है कि इंसान को देखते ही शुगर हो जाए। हम तो इसी कड़वाहट के सहारे 70 के हो गए और तुम अभी से हाफने लगे हो। ये नफरत नहीं, ये वो बेतकल्लुफ मोहब्बत थी जो सिर्फ पुराने दोस्तों में होती है। मोहल्ले वाले कहते थे कि अगर दीनानाथ जी को छींक आए तो अख्तर मियां दवा लेने दौड़ पड़ते थे। वक्त ने करवट ली। 2024 का साल था। दीनानाथ जी के हाथ में अब दातुन के साथ साथ एक बड़ा सा स्मार्टफोन भी रहने लगा था। उनके बेटे ने उन्हें ये फोन इसलिए दिया था ताकि वो घर बैठे दुनिया देख सकें। लेकिन उन्हें क्या पता था कि दुनिया देखने के चक्कर में वो अपनों से ही दूर हो जाएंगे। दीनानाथ जी के व्हाट्सएप पर दिन भर मैसेज आते। कुछ मैसेज में पुरानी यादें होती, लेकिन ज्यादातर मैसेज में नफरत का जहर घुला होता। सावधान रहिए, अपने पड़ोसी को पहचानिए, इतिहास में हमारे साथ क्या हुआ। शुरुआत में दीनानाथ जी इन बातों पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब एक ही बात को बार बार अलग अलग वीडियो के जरिए दिखाया गया तो उनके मन में एक अनजाना डर बैठने लगा। वो रात को देर तक फोन की नीली रोशनी में वो वीडियो देखते रहते। वीडियो में दिखाया जाता कि कैसे एक खास समुदाय के लोग चुपके चुपके दूसरे समुदाय के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। एक रात दीनानाथ जी ने अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहा, सुन रही हो, जमाना बदल गया है। हम जिन्हें अपना समझते थे वो शायद हमारे हैं ही नहीं। उसी रात अख्तर मियां ने भी अपने फोन पर कुछ ऐसे ही वीडियो देखे थे, जिसमें दिखाया जा रहा था कि कैसे उनके समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। दोनों के बीच की वो 4 फीट की दीवार अब मील लंबी लगने लगी थी। अमनगंज के नुक्कड़ पर एक चाय की दुकान थी। वहां विक्की नाम का एक युवक बैठता था। विक्की न तो पढ़ा लिखा था, न ही उसका कोई काम था। उसने अपनी पहचान एक कट्टर नेता के रूप में बना ली थी। उसका काम था युवाओं को भड़काना और बुजुर्गों के मन में शक पैदा करना। विक्की ने देखा कि अब दीनानाथ जी और अख्तर मियां के बीच पहले जैसा हंसी मजाक नहीं होता। उसने मौके का फायदा उठाया। एक दिन जब दीनानाथ जी मंदिर से लौट रहे थे, विक्की ने उन्हें रोक लिया। पंडित जी, राम राम, क्या हालचाल है? आजकल आपके पड़ोसी के यहाँ बड़ी हलचल रहती है। सुना है रात को कुछ बाहरी लोग आते हैं। दीनानाथ जी के कान खड़े हो गए। बाहरी लोग? कौन लोग विक्की? विक्की ने फुसफुसाते हुए कहा, अरे वही सफेद टोपी वाले। सुना है वो लोग यहाँ की डेमोग्राफी बदलने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप सावधान रहिए, आपकी जमीन पर उनकी नजर है। दीनानाथ जी का मन भारी हो गया। उन्होंने घर लौटकर अख्तर मियां के घर की तरफ देखा। अख्तर मियां अपने पोते के साथ खेल रहे थे। दीनानाथ जी को उस मासूम खेल में भी अब साजिश नजर आने लगी। उन्होंने अपने घर का दरवाजा अंदर से बंद किया और खिड़की के पर्दे गिरा दिए। इतवार की दोपहर थी। दीनानाथ जी का पोता गोलू और अख्तर मियां का पोता रेहान गली में क्रिकेट खेल रहे थे। दोनों की उम्र मुश्किल से 8-9 साल थी। उन्हें नहीं पता था कि उनके दादाओं के बीच क्या दीवार खड़ी हो रही है।
गोलू ने एक शॉट मारा और गेंद अख्तर मियां के घर के अंदर जा गिरी। रेहान दौड़कर अंदर गया और गेंद लेकर बाहर आया, लेकिन तभी दीनानाथ जी बाहर निकले। उनके चेहरे पर गुस्सा था। गोलू, इधर आओ, मैंने कितनी बार कहा है कि वहां मत जाया करो। गोलू सहम गया। दादू, गेंद तो वहीं गई थी। अख्तर मियां भी बाहर आ गए। अरे पंडित जी, बच्चों का खेल है, इसमें क्यों गुस्सा कर रहे हैं? दीनानाथ जी ने तलखी से कहा। खेल तक ठीक है अख्तर भाई, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा ऐसी जगह जाए जहां की सोच ही अलग हो। अपनी गेंद अपने पास रखिए, हम नहीं ले आएंगे। अख्तर मियां को लगा जैसे किसी ने उनके कलेजे पर पत्थर मार दिया हो। ऐसी जगह? पंडित जी, ये मेरा घर है जहां आपने 60 साल गुजारे हैं। आज ये जगह ऐसी जगह हो गई? दीनानाथ जी बिना जवाब दिए गोलू का हाथ पकड़कर अंदर ले गए। उस दिन पहली बार अख्तर मियां की आंखों में आंसू आए। उन्होंने गेंद को सड़क पर फेंक दिया। वो गेंद नाली में जा गिरी, ठीक वैसे ही जैसे 60 साल की दोस्ती गटर में जा रही थी। 14 अगस्त का दिन था। पूरे देश में तिरंगे की धूम थी, लेकिन अमनगंज की गलियों में सन्नाटा था। विक्की ने अफवाह फैला दी थी कि कल आजादी के दिन दूसरा पक्ष कुछ हंगामा करने वाला है। राशन की दुकान पर लालाजी के यहाँ भीड़ लगी थी। दीनानाथ जी वहां खड़े थे। तभी साजिद वहां आया। विक्की ने साजिद को देखते ही तंज कसा। क्यों साजिद भाई, क्या तैयारी है? सुना है झंडे के बजाय कुछ और ही फहराने का इरादा है। साजिद, जो एक सीधा साधा मैकेनिक था, भड़क गया। विक्की, अपनी जुबान संभाल, हम भी इसी देश के हैं। विक्की ने आगे बढ़कर साजिद का कॉलर पकड़ लिया। देश के हो या गद्दार, ये तो कल पता चल जाएगा। झगड़ा बढ़ गया। दीनानाथ जी वहीं खड़े थे। साजिद ने उनकी तरफ देखा। उम्मीद थी कि पंडित जी उसे बचाएंगे, लेकिन पंडित जी ने अपनी गर्दन झुका ली और चुपचाप वहां से चले गए। साजिद को उस दिन एहसास हुआ कि अब इस मोहल्ले में उनके लिए कोई बड़ा नहीं बचा। रात के करीब 2 बज रहे थे। पूरे अमनगंज में बिजली गुल थी। घना अंधेरा छाया हुआ था। दीनानाथ जी को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार खिड़की से बाहर झांक रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि अख्तर मियां के घर के पिछले हिस्से में कुछ लोग टॉर्च लेकर हलचल कर रहे हैं। उनके हाथों में कुछ थैले थे। दीनानाथ जी को विक्की की बात याद आई। हथियारों का जखीरा। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने विक्की को फोन लगाया। विक्की, जल्दी आओ, यहाँ कुछ गड़बड़ है, पुलिस को भी फोन करो। उधर अख्तर मियां भी जाग रहे थे। उन्होंने देखा कि दीनानाथ की छत पर कुछ लड़के लाठियां लेकर जमा है। उन्हें लगा कि उन पर हमला होने वाला है। डर के मारे उन्होंने अपने बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया। अचानक एक बहुत तेज धमाका हुआ। मोहल्ले के कोने पर मौजूद लकड़ी के एक पुराने गोदाम में आग लग गई। ये गोदाम दीनानाथ और अख्तर मियां के घरों की पिछली दीवार से सटा हुआ था। आग की लपटें देखते ही देखते आसमान छूने लगीं। सूखी लकड़ियां होने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। धुएं के गुबार से दम घुटने लगा। आग, आग, भागो! पूरे मोहल्ले में शोर मच गया। दीनानाथ जी अपने बेटे और बहू के साथ बाहर भागे, लेकिन जैसे ही वो सड़क पर पहुंचे, उनकी बहू चीखी, गोलू, मेरा गोलू अंदर रह गया। दीनानाथ जी का खून जम गया। गोलू पीछे वाले कमरे में सो रहा था, जहां से आग की दीवार सबसे करीब थी। दीनानाथ जी अंदर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग की तपिश इतनी ज्यादा थी कि वो पीछे गिर पड़े। विक्की और उसके साथी दूर खड़े थे। पंडित जी मत जाइए, घर गिरने वाला है, विक्की ने चिल्लाकर कहा। दीनानाथ जी गिड़गिड़ाने लगे। विक्की बेटा, मेरा पोता अंदर है, कोई तो जाओ, कोई तो बचाओ उसे। लेकिन विक्की और उसके योद्धा पीछे हट गए। नफरत फैलाना आसान था, लेकिन जलती आग में कूदना उनके बस की बात नहीं थी। तभी भीड़ को चीरते हुए एक साया आग की तरफ बढ़ा। वो अख्तर मियां थे। उन्होंने अपने बदन पर एक गीला बोरा लपेटा हुआ था। दीनानाथ जी ने उनकी टांग पकड़ ली। अख्तर, मत जाओ भाई, तुम नहीं बचोगे। अख्तर मियां ने दीनानाथ जी का हाथ हटाया और सिर्फ एक जुमला कहा, पंडित जी, अगर आज उस बच्चे को कुछ हो गया तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। वो सिर्फ आपका पोता नहीं, मेरा भी गोलू है। और अगले ही पल अख्तर मियां उस दहकती हुई आग और काले धुएं के गुबार के अंदर ओझल हो गए। जैसे ही अख्तर मियां ने उस दहकती हुई आग में छलांग लगाई, पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। धुएं का ऐसा काला गुबार उठा कि कुछ पल के लिए तो अख्तर मियां आंखों से ओझल ही हो गए। दीनानाथ जी पागलों की तरह चीख रहे थे, अख्तर वापस आ जाओ, साले अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रहा है। उनकी आवाज में नफरत का नामो निशान नहीं था, बस एक पुराने दोस्त को खोने का खौफ था। अंदर का मंजर किसी नर्क से कम नहीं था। लकड़ियां चटक रही थीं, छत से जलते हुए कोयले गिर रहे थे। अख्तर मियां ने अपने मुंह पर गीला साफी यानी तौलिया कसकर बांधा हुआ था। उनकी आंखों में जलन हो रही थी, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा था, नन्हा गोलू। गोलू बेटा, कहां हो तुम?
अख्तर मियां की आवाज धुएं में दब रही थी। तभी उन्हें एक दबी हुई सिसकी सुनाई दी। गोलू पिछले कमरे के कोने में एक भारी पलंग के नीचे दुबका हुआ था। आग की लपटें उस कमरे के दरवाजे तक पहुंच चुकी थीं। अख्तर मियां ने देखा कि छत का एक बड़ा हिस्सा गिरने ही वाला है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत बटोरी और उस कमरे की तरफ भागे। उनके हाथ जल रहे थे, पैरों के जूते पिघलने लगे थे, लेकिन वो अमनगंज की उस 60 साल की दोस्ती का कर्ज उतारने निकले थे। उन्होंने गोलू को पलंग के नीचे से बाहर खींचा। गोलू धुएं की वजह से बेहोश हो चुका था। बाहर गली में अजीब सा मंजर था। विक्की और उसके योद्धा, जो कल तक तलवारें भांजने की बातें करते थे, अब आग की गर्मी से बचने के लिए 20 फीट पीछे खड़े थे। दीनानाथ ने विक्की का हाथ पकड़ा। बेटा, तुम तो बड़े वीर बनते थे, जाओ ना, देखो वो बूढ़ा अंदर गया है, उसकी मदद करो। विक्की ने झटक कर हाथ पीछे खींच लिया। पंडित जी, अपनी जान सब तो प्यारी होती है, और वैसे भी वो मरेगा तो शहीद कहलाएगा, हम क्यों अपनी जान दें? दीनानाथ जी को उस वक्त ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया हो। उन्हें समझ आया कि जिन लड़कों को वो धर्म का रक्षक समझ रहे थे, वो सिर्फ नफरत फैलाने के कायर सौदागर थे। असली वीर तो वो था जो दूसरों के बच्चे के लिए आग में कूद गया था। तभी घर के अंदर से एक जोर का धमाका हुआ। रसोई का सिलेंडर फटने ही वाला था। दीनानाथ की बहू दहाड़े मारकर रो रही थी। मेरा बच्चा, मेरा लाल चला गया। अंदर अख्तर मियां ने देखा कि बाहर निकलने का मुख्य रास्ता अब पूरी तरह आग की चपेट में है। धुआं इतना गहरा था कि सांस लेना नामुमकिन था। तभी उनकी नजर उस पुरानी दीवार पर पड़ी जो उनके और दीनानाथ के घर के बीच में थी। वो दीवार पुरानी थी, सीलन की वजह से कमजोर हो चुकी थी। अख्तर मियां ने गोलू को अपने सीने से मजबूती से चिपकाया और दीवार के एक कमजोर कोने पर अपने कंधे से पूरी ताकत से प्रहार किया। या खुदा, मदद कर, उन्होंने चिल्लाकर आखिरी कोशिश की। दीवार ढह गई, वो दीवार जो ईंटों की बनी थी, और वो दीवार भी जो पिछले कुछ महीनों से उनके दिलों में खड़ी हो गई थी। दीवार गिरते ही अख्तर मियां गोलू को लेकर अपने घर के आंगन में जा गिरे। बाहर खड़ी भीड़ ने देखा कि दीनानाथ के घर के पिछले हिस्से से अख्तर मियां बाहर निकल रहे हैं। उनके कपड़े जल चुके थे, खाल पर फफोले पड़ गए थे, लेकिन उनके हाथों में गोलू सलामत था। अख्तर मियां ने लड़खड़ाते कदमों से गोलू को दीनानाथ की गोद में डाल दिया और बस इतना कहा, पंडित जी, आपका पोता सुरक्षित है। और इतना कहते ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। आनन फानन में गोलू और अख्तर मियां को शहर के बड़े अस्पताल ले जाया गया। गोलू को तो सिर्फ मामूली धुआं चढ़ा था, लेकिन अख्तर मियां की हालत नाजुक थी। उनके शरीर का 30% हिस्सा जल चुका था, और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनका बहुत सारा खून बह गया था। डॉक्टर बाहर आए। हमें तुरंत ओ नेगेटिव खून की जरूरत है। इस ग्रुप का खून मिलना बहुत मुश्किल है। क्या आप में से किसी का ये ग्रुप है? विक्की और उसके साथी वहां भी मौजूद थे। दीनानाथ ने उनकी तरफ देखा। तुम में से किसी का है? सब ने नजरें फेर लीं। किसी ने कहा मेरा ए है, किसी ने कहा मेरा बी है। असल में कोई अपना खून देना ही नहीं चाहता था। दीनानाथ आगे बढ़े। डॉक्टर साहब, मेरा चेक कीजिए, मेरा भी शायद यही है। जांच हुई, किस्मत देखिए, दीनानाथ जी का ब्लड ग्रुप बिल्कुल मैच कर गया। जब दीनानाथ जी बिस्तर पर लेटे और उनके शरीर से खून की नली अख्तर मियां की नली से जोड़ी गई, तो वहां खड़े हर शख्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। दीनानाथ जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने बगल के बेड पर लेटे बेहोश अख्तर को देखा और बोले, अख्तर, आज समझ आया कि ऊपर वाले ने हम सबको एक ही सांचे में ढाला है। नली में बहने वाले इस लाल रंग पर ना तो कोई तिलक लगा है, ना ही कोई टोपी। ये तो सिर्फ खून है जो जिंदगी देता है। अगले दिन सुबह के 7 बज रहे थे। 15 अगस्त, आजादी का दिन। अस्पताल के कमरे की खिड़की से दूर कहीं राष्ट्रगान गूंज रहा था। अख्तर मियां ने धीरे से आंखें खोली। उन्होंने देखा कि उनके बिस्तर के पास दीनानाथ जी बैठे थे। दीनानाथ का हाथ अभी भी अख्तर के हाथ पर था। अख्तर मियां ने धू की आवाज में पूछा, गोलू, गोलू कैसा है? दीनानाथ जी ने उनका हाथ चूम लिया। गोलू ठीक है भाई, वो बाहर अपनी माँ के साथ है। और सुनो, वो दीवार भी गिर गई है। अख्तर मियां मुस्कुराए। दीवार तो गिरनी ही थी पंडित जी। आग जब लगती है तो ये नहीं पूछती कि ईंटें किसकी हैं। दीनानाथ जी ने अपना सिर झुका लिया। अख्तर, मुझे माफ कर दे। मैं उन मोबाइल के वीडियो और विक्की जैसे लड़कों की बातों में आ गया था। मुझे लगा कि तू मेरा दुश्मन है, लेकिन तूने तो अपनी जान देकर साबित कर दिया कि 60 साल की दोस्ती किसी भी नफरत से बड़ी होती है। जब ये दोनों दोस्त अस्पताल से वापस अमनगंज लौटे तो मोहल्ले का माहौल बदला हुआ था। विक्की अब वहां कहीं नजर नहीं आ रहा था।
मोहल्ले के लोगों ने उसे खदेड़ दिया था। दीनानाथ ने मिस्त्री बुलवाया। लोगों को लगा कि वो गिरी हुई दीवार को फिर से खड़ा करेंगे, लेकिन दीनानाथ ने कुछ और ही सोचा था। उन्होंने मिस्त्री से कहा, ये जो मलबा पड़ा है इसे साफ करो और यहाँ दीवार नहीं, एक छोटा सा रास्ता बनाओ। ऐसा रास्ता कि मेरे घर की चाय सीधे अख्तर के आंगन में पहुंचे और अख्तर के घर की खुशबू मेरे घर में आए। अख्तर मियाँ की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ तिरंगा झंडा दीनानाथ को दिया। दोनों ने मिलकर उस साझा रास्ते के बीच में झंडा फहराया। पूरा मोहल्ला वहां खड़ा था, हिंदू भी, मुसलमान भी। सबकी आंखों में एक ही एहसास था कि असली आजादी नफरत से आजादी है। भाइयों और बहनों, नफरत का बाजार बहुत बड़ा है। यहाँ मुफ्त में जहर मिलता है। मोबाइल पर आने वाला हर मैसेज सच नहीं होता और हर ऊंची आवाज में बात करने वाला धर्म का रक्षक नहीं होता। असली धर्म वो है जो मुसीबत में पड़ोसी के काम आए। आज अगर अख्तर ने मेरा बच्चा न बचाया होता तो मैं अपनी पूरी जिंदगी उस नफरत के बोझ तले गुजार देता। याद रखिए, जब हम मरेंगे तो खुदा या भगवान ये नहीं पूछेंगे कि तुमने कितने वीडियो शेयर किए, वो ये पूछेंगे कि तुमने कितने इंसानों का दिल जीता। दोस्तों, आज की ये कहानी समाज में बढ़ती नफरत को कम करने और हम सब के बीच प्यार और भाईचारे को बढ़ावा देने की एक छोटी सी कोशिश है। मेरा मकसद किसी भी धर्म, समाज या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। फिर भी अगर जाने अनजाने में मेरी किसी बात से या इस कहानी के किसी हिस्से से किसी को भी बुरा लगा हो या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए दिल से माफी मांगता हूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इंसानियत का संदेश फैलाना है। उम्मीद है आप इसे एक सकारात्मक सोच के साथ देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी या इंटरेस्टिंग लगी। तो आप अपना अच्छा बुरा ओपिनियन कमेंट में बताना ना भूलें, क्योंकि हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।